नमस्कार। आपके समक्ष प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती ही नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। अब मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंदी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई इस पूरे इलाके में। एक दिन समय निकाल कर आओ ना। कोई कहता, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग में क्या क्या लगेगा। और माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेईमानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों के घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सुरचन, आज ही नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और सुनो ना, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता और कहता, काकी, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूं, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़ी जाता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से काम करवा लीजिए, सिरजन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी भी झाल तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी और दिन आके पूरा कर दूंगा। किसी और दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मूढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात और है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, बस। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात भी नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात।
इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बाबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू की दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतेली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों की बिना आएगी मानू तो भाभी ने इसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए बस। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मछली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अब मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा। अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौं तन गई। मुट्ठी भर बूंदियां सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई भी मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने पर चढ़ेगा ही। किसी नेहर ससुराल के बात क्यों करेगा वो? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमकर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? अरे भैया, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखा। कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, और छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जिभ में आग लगे। अरे घर में भी कोई पान और गमकवा जर्दा खाते हो? चटोर कहेंगे। मेरा कलेजा धड़क उठा।
यथ परो नास्ते। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़ी पिक थुक आया। अपनी छुरी हंसियां वगैरह समेट कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! अरे कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोंसे के मुंह में लगाम है ना आंख में शेल। अरे पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गई। माँ बोली, जाने दे बेटा, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेजूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कोलकाता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुर खुद मरी, बेटी बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब नहीं करूँगा ये काम, नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, लेकिन अब क्या? मैं समझ गया, कलाकार के दिल को ठेस लगी है। वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छिटकी झालर लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ती है ना मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं भी चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पे बड़ा गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कि चटोरा, कामचोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा और कहा, दौड़ता हुआ आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार तो देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू बस इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी तो सिरचन ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों का ऐसा फंदा पहली बार देख रहा था।